आप लोगों ने एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करेंगे, मतलब 3 की स्टार्टिंग करेंगे। तो स्टार्टिंग से पहले आपको थोड़ा सा बता दें, आपका पार्ट नंबर 3 यानी लेसन 3 है, जो एक्सरसाइज 3 है जो वो है आपकी सांख्यिकी। आपका जो पार्ट 3 है एक्सरसाइज में वो है आपका सांख्यिकी। तो सांख्यिकी क्या है, पहले तो ये आता है। तो देखो, आप देखते हैं बड़ी चीजें होती हैं, मतलब बड़े से बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, बड़ी बड़ी सूचनाएं होती हैं, बड़ी बड़ी कंडीशंस होती हैं। उनको हम छोटे रूप में व्यक्त करते हैं, उनके हम छोटे रूप में व्यक्त कर कर उस चीज को सॉल्व करते हैं, तो उसे हम लोग सांख्यिकी कहते हैं। बड़ी सूचनाओं को, विस्तृत सूचनाओं को संक्षेप में लिखकर व्यक्त करना, उसे क्या क्या कहते हैं हम लोग, सांख्यिकी कहते हैं। अब सांख्यिकी में क्या आते हैं, तो सांख्यिकी में आपको सूचनाएं दी जाती हैं, उन सूचनाओं के आधार पर आपको गणना करते हैं, गणना करके परिणाम प्राप्त करते हैं। तो जो जितनी भी बड़ी चीज है उसको छोटे रूप में व्यक्त करना ही सांख्यिकी कहलाती है। तो यहां पर आपकी जो है वो है आपका पाई आरेख। यहां पर आपको सीखना है पाई आरेख। अब बात आती है पाई आरेख क्या है, तो उसके पहले आपको कुछ बता दे रहा हूं वृत्त आरेख के बारे में। तो आपने पढ़ा हुआ है कि ये वृत्त है, आपने वृत्त के बारे में पढ़ा हुआ है, एक सर्किल जो है वो वृत्त है। अब वृत्त का पूरा जो डिग्री होता है वो होता है 360 का। एक वृत्त जो होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का। अब यदि इस वृत्त के कई खंड कर दिए जाएं, 4 बराबर खंड करोगे तो 360/4 कितने हो जाएंगे, सारे खंड जो है 90-90 के हो जाएंगे। देखो 360 में 4 से भाग दोगे, क्योंकि 1 2 3 4 खंड की है आपने, तो 360/4, तो ये चारों कितने कितने के हो जाएंगे, 90-90 के। लेकिन अगर यही चीज आप 8 में कर दो डिवाइड, तो 8 से भाग दे दोगे, कितने बार जाएगा, 8 चौको 32, और ये 45-45 के हो जाएंगे सब भी। देखो, तो देखो पाई आरेख क्या है, वृत्त आरेख क्या है, किसी वृत्त द्वारा सूचनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है। आपका जो पाई आरेख क्या है, किसी सूचनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका, उसे हम पाई आरेख से व्यक्त करते हैं। अब छोटा सा एक क्वेश्चन जैसे आता है आपका कि कैसे पता लगाएं, तो देखो पाई आरेख में वृत्त का जितना ज्यादा भाग किसी चीज के लिए दर्शाया जाता है, तो हम उसकी गणना आराम से कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि इसको मिटा दें, अभी इतना ले लें, तो देखो ये जो एंगल है वो 180 का है, और ये कितने कितने का है, 90 का है। अब अगर आप वृत्त आरेख में देखें तो जितना ज्यादा भाग किसी चीज को दर्शाने के लिए लिखाया जाता है, तो उसकी संख्या ज्यादा मानी जाती है। जैसे हम कहें कि यहाँ पर एक 3 सेक्शन के बच्चे ए बी सी, हम कहें कि 3 सेक्शन के बच्चे हैं ए बी सी। अब हम कहें कि ए में अगर 100 बच्चे हैं और बी और सी में 50-50, ऐसा लिख के दिया जाए, या ऐसा कहा जाए कि ए की संख्या जो है पाई आरेख में 180 है, बाकी 90-90। और आपसे पूछा जाए बताओ किस सेक्शन में कितने ज्यादा लड़के होंगे या लड़कियां होंगी, मतलब किस सेक्शन में कितने ज्यादा बच्चे होंगे, तो आप क्या कहोगे कि ए वाला भाग जो है, ए वाला भाग में ज्यादा आपकी जगह छूटी गई, ए वाला भाग में वृत्त पाई आरेख में ज्यादा जगह है, तो आप क्या कहोगे कि ए में ज्यादा बच्चे हैं। अगर बी और सी में देखें आप 90-90 के कोण बन रहे, तो इनके केंद्रीय कोण अगर नापे जाए, इनके केंद्रीय कोण अगर आप नापें तो देखो बराबर है, तो इसका मतलब इनके बच्चों की संख्या भी क्या होगी, बराबर होगी क्लास में। तो इसी तरह हम लोग पाई आरेख से व्यक्त करते हैं। एक और चीज देखो, एक त्रिज्यखंड बनता है, वृत्त की परिधि और केंद्र बिंदु को मिलाने से, वृत्त की परिधि और केंद्र बिंदु के बीच का जो एंगल होता है उसे कहते हैं त्रिज्यखंड कोण। तो इसकी भी गणना कर सकते हैं आप त्रिज्यखंड कोण की। क्यों, त्रिज्यखंड कोण जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। तो त्रिज्यखंड कोण किसी पाई आरेख का जितना छोटा होगा उसकी संख्या क्या होगी, कम होगी। तो हम लोग थोड़ा सा ये व्यक्त करेंगे, आगे की चीजें भी पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देखिएगा। देखिए पहला सवाल है आपका, एक पाई आरेख दिया गया है और उसकी आपको गणना करनी है कि ओरिएंट क्वेश्चनों के आंसर निकालने। मतलब पहला एक पाई आरेख आपको दिया गया है, आपको क्या करना है, उसकी तुलना करनी है
और इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। देखो तो ये आपका पाई आरेख दिया गया है, तो आप देखेंगे इसमें से सबसे ज्यादा वाला जो भाग है वो द्वितीय श्रेणी को दिया गया है। सबसे ज्यादा वाला जो भाग है पाई आरेख में दिखाने के लिए वो किसको दिया गया है, उस सबसे ज्यादा केंद्रीय कोण जिसको दिया गया है वो दिया गया है सेकंड वाली श्रेणी को, मतलब द्वितीय श्रेणी को दिया है, सेकंड डिवीजन को। तो हमारा पहले का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर होगा द्वितीय श्रेणी वाले जो है वो सबसे अधिक है। बताओ दोस्तों सबसे अधिक किस श्रेणी में, ये सेकंड श्रेणी वाले हैं, द्वितीय श्रेणी वाले जो है वो सबसे ज्यादा विद्यार्थी हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो देखिए पाई आरेख में जितना केंद्रीय कोण जिसको सबसे कम प्राप्त होगा वही सबसे कम वाला होगा। तो यहाँ देखिए तृतीय श्रेणी को 90 अंक दिया गया है, तो ये तो सबसे कम में उत्तीर्ण हो, अनुत्तीर्ण को लेना नहीं क्योंकि उन्होंने बोला सबसे कम उत्तीर्ण। तो आप देखेंगे पाई आरेख में 60 अंश जो दिया गया है वो प्रथम श्रेणी को दिया गया। पाई आरेख में जो 60 अंश दिया गया वो किसको दिया गया, प्रथम श्रेणी को दिया गया। यानी कि सीधा साधा आंसर होगा कि सबसे कम शिक्षार्थी जो है उत्तीर्ण वाले वो आपके हैं प्रथम श्रेणी के। अगला है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या क्या होगी, तो मतलब फेल वाले बच्चे कितने हैं। तो देखो इसकी आपको संख्या निकालनी है कि फेल वाले बच्चे कितने होंगे आपके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें कुल शिक्षार्थी थे 60, कुल शिक्षार्थी कितने थे 60। तो आपको निकालनी है अनुत्तीर्ण वाले बच्चों की संख्या। तो आपको देखो सीधा सीधा सा फॉर्मूला लगाना है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर, देखो पहले के अनुत्तीर्ण कितने हैं 30 अंश वाले, ये अनुत्तीर्ण पास आउट जो है वो केंद्रीय कोण कितना है उसका 30 अंश, ठीक है, गुणा संपूर्ण कितना होता है 360 बटे में, सॉरी देखिए केंद्रीय कोण कितना होता है 30 बटे कुल जो पाई आरेख होता है वो होता है 360 और कुल बच्चों की संख्या है 60। कुल बच्चों की संख्या कितनी है 60। तो 6 से यानी एक जीरो से जीरो कट गया, 6 से इसको काट दो, 6 पंचे 30, 5 बार। अब आपका 30 बटे 5 बचा, 5 छक्के 30, 5 छक्के 5 का भाग आप दोगे तो 6 पंचे 30, सॉरी 6 3 36 होता है, 6 पंचे 30। यानी कि फेल होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है 5 है। एक बार फिर से देखो कुल शिक्षार्थी 60 थे, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकालनी थी, तो 30 बटे केंद्रीय कोण है 30 बटे 360 गुणा पूरे बच्चों की संख्या 60। 6 से इसको काटा 6 36 बार और 6 से 30 को काटा 6 पंचे 30 बार। तो फेल छात्र जो है वो कितने हैं 5। अगला है तृतीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी के बच्चों में क्या अनुपात होगा। तृतीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी के बच्चों में अनुपात निकालना है, तो इनके केंद्रीय कोण से भी आप निकाल सकते हैं और संख्या से भी आप निकाल सकते हैं। तो बताओ किससे निकाल दें। आप देखो दोनों तरीके बता रहे, पहले केंद्रीय कोण से, तो प्रथम का त्रिज्यीय खंड कोण अनुपात बटे तृतीय का त्रिज्यीय खंड कोण। देखिए आपको प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी प्रथम और द्वितीय श्रेणी के जो बच्चे हैं, आपको प्रथम और द्वितीय श्रेणी के बच्चों का अनुपात निकालना है, उन्होंने पूछा है। तो प्रथम का त्रिज्यीय खंड कोण ले लो और तृतीय का त्रिज्यीय खंड कोण ले लो। देखो तो प्रथम का है आपका 60 और तृतीय का है 180। 6 से इसको काट दो, 6 कम 6 और 6 3 18, यानी कि 1:3। देखो प्रथम का त्रिज्यीय खंड कोण बटे द्वितीय का त्रिज्यीय खंड कोण, तो 60 बटे 180 हो जाएगा 1:3। एक तरीका और है, आप चाहो तो दोनों की संख्या निकाल लो फिर अनुपात। देखो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने होंगे, उत्तीर्ण होने वाले छात्र ये आपका सेकंड मेथड हो गया। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले जो छात्र होंगे वो कितने होंगे 60 बटे 360 गुणा 60। देखो प्रथम श्रेणी में 60% वाले हैं, जो 60 अंश वाले हैं वो उत्तीर्ण हुए, कुल है आपके 360 बटे
आप इसको काट दो तो कितनी बार, 6 बार, 6 हम 60, तो ये आ गया 10। यानी प्रथम श्रेणी में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, केवल 10 बच्चे। और अगर द्वितीय श्रेणी की बात करें तो कितने होंगे, द्वितीय श्रेणी वाले तो देखो 180 है, उनका त्रिज्यखंड 180 है, और टोटल पूरा एक पाई होता है, पूरा एक वृत्त आरेख होता है वो 360 का होता है। कुल बच्चों की संख्या है 60, इससे इसको 6 बार 6 × 18, तो ये 30 आ जाएगा। देखो तो 30 बच्चे ऐसे हैं जो कैसे उत्तीर्ण हुए आपके द्वितीय श्रेणी में, और 10 बच्चे ऐसे हैं जो कैसे उत्तीर्ण हुए आपके प्रथम श्रेणी में। अब इनका अनुपात क्या होगा, तो देखो प्रथम श्रेणी के छात्र बटे द्वितीय श्रेणी के छात्र, तो ये 10 है और ये 30 है, तो आ जाएगा 1:3, 1 और ये 3 बार, तब भी आंसर क्या आएगा, 1:3। इस तरह से आपका प्रथम सवाल जो है, पहला सवाल जो है वो, फर्स्ट सवाल जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आप इसको नोट करें और सेकंड देखें। देखिए सेकंड क्वेश्चन में एक पाईग्राफ आपके सामने दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन में एक पाईग्राफ दिया गया है, उसमें 144 अंश पैदल वाले हैं और 36 अंश है ये, ठीक है। 36 अंश आपका जो है, ठीक है, वो नाम नहीं दिया गया है। बस वालों का भी, ये कार का होगा, ठीक है, ये जो होगा वो कार का होगा। 54 अंश जो है वो बस का दिया है, 36 अंश साइकिल का दिया है, और 90 अंश जो है वो मोटरसाइकिल का होगा, ठीक है। तो ये आपका एक पाईग्राफ दिया गया है, एक बार फिर से सुन लो। एक पाईग्राफ दिया है जिसमें 144 अंश किसका है, पैदल चलने वालों का है, 36 अंश कार वालों का है, 54 अंश बस वालों का है, और 36 अंश साइकिल वालों का है, और मोटरसाइकिल का भी 90 अंश है। अब क्वेश्चन आपको इसके हिसाब से देख के चलना है कि लिखा है, क्वेश्चन क्या है, भारत में तेज गति से यातायात का नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों में यात्रा कर रहे, विभिन्न साधनों मतलब कोई पैदल चल रहा था, कोई साइकिल से जा रहा था, कोई मोटरसाइकिल से, कोई कार से, ऐसे उनके घायल व्यक्तियों का प्रतिशत पाईग्राफ में दिया गया है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। तो यहाँ पे किसी साधन की नहीं दी गई, यहाँ पे आप देखें तो किसी साधन की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने केवल इतना पूछा है कि सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं या कोई भी व्यक्ति है वो कैसे मतलब दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। सबसे ज्यादा बच्चे या कोई भी चीज, सबसे ज्यादा जो पैदल चल रहे हो, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, वो इसकी ग्राफ के हिसाब से सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। तो पहले का आपका आंसर हो जाएगा पैदल। आप देखेंगे 144 अंक सबसे ज्यादा है, पाई ग्राफ में सबसे ज्यादा स्थान किसको दिया गया है, पैदल वालों को। तो यानी पैदल चलने से, यानी रोड पार करते समय या सड़क पर बाईं और लेफ्ट साइड से राइट साइड में आते समय, कुछ भी करते समय, तो पैदल चलने वाले जो है वो सबसे ज्यादा घायल हुए। तो पहला आंसर होगा आपका कि पैदल चलने वाले जो घायल है वो सबसे ज्यादा है। सेकंड में है साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो साइकिल वाले कितने हैं, देखिए देखिए साइकिल में, साइकिल का केंद्रीय कोण कितना है, केंद्रीय कोण जो है वो है आपका 36%। आप देखें साइकिल वालों का जो केंद्रीय कोण कितना है वो 36% है केवल। तो उन्होंने पूछा है कि साइकिल वाले जो यात्रा करने वाले व्यक्ति हैं कितने प्रतिशत होंगे पूरे के। तो इसको प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, तो साइकिल का प्रतिशत देखो, इसका प्रतिशत कैसे, इसका केंद्रीय कोण ले लो बटे पूरा पाई ग्राफ ले लो। देखो इसका केंद्रीय कोण कितना है 36 बटे पूरा पाई ग्राफ ले लो, गुणा, या सीधा सीधा भी कर सकते हो आप, या सीधा कर दे 10 बटे 100 बटे 100। किसी चीज को प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुणा कर दे, 100 से भाग कर दे। तो उसका केंद्रीय कोण कितना था 36 था, बटे कुल कितना होगा 360 होता है एक पाई ग्राफ, 100 गुणा 100। अब इसको आपको प्रतिशत में कैसे चेंज करना है, नीचे वाला जो 100 है इसको प्रतिशत में बदल देंगे तो हो जाएगा 3600 बटे 360, ये आ गया प्रतिशत में। देखो नीचे वाला 100 हमेशा प्रतिशत में बने, क्योंकि आपने पढ़ा है कि परसेंट हटाओ बटे में 100 लगाओ, परसेंट हटाओ बटे में क्या लगाओ 100। तो नीचे का जो प्रतिशत है वो परसेंट में बन जाएगा 100 जो है। अब इससे इसको भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 10%।
तो साइकिल का जो टोटल प्रतिशत था वो कितना है? 10%। पूरे भाग का कितना है? 10% है। अगला है मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? तो देखो मोटरसाइकिल का प्रतिशत निकालना है। देखिए मोटरसाइकिल से घायल होने वालों का प्रतिशत निकालना है तो कितना होगा? देखो तो सीधा सीधा है। पहले आप देखो मोटरसाइकिल वाले कितने हैं? 90। मोटरसाइकिल वाले कितने हैं? आप देख सकते हैं यहां पर पाई आर एफ में ये 90 है, बटे कुल 360 गुणा 100 भागे 100। नीचे वाला जो है, नीचे वाले 100 को प्रतिशत में चेंज कर दो तो देखो 90 का 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9000 भागे 360 और ये आ गया प्रतिशत में। नीचे वाले 100 को प्रतिशत में ये काट दे रहे तो कितने आ ये आपका हो जाएगा 9 चौको 36, 100 एकम 100 यानी कि ये आ गया 25%। 9 से 36 को काटा 4 बार, 9 से 100 900 को काटा 100 बार और 4 से 100 को काटा 25 बार, तो 25%। अगला है मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाला हो गया। पैदल व कार यात्रियों के घायल होने का प्रतिशत। चौथा क्वेश्चन है पैदल व कार से घायल होने का प्रतिशत। देखो कितने लोग पैदल जा रहे थे और कितने लोग कार से जा रहे थे, तो कितने प्रतिशत? 144। कितने अंश हुआ? पैदल वालों का है 144 और कार वालों का है 36, बटे दोनों का जोड़ दो। देखिए आपको दोनों का निकालना है, एक साथ निकालना है कितनी प्रतिशतता होगी। तो पहले पैदल भी ले लो कार से भी ले लो। पैदल वालों का है 144 और कार वालों का कितना है 36, तो दोनों को जोड़ दो क्योंकि दोनों का निकालना। बटे कितना बताया था मैंने? 360 गुणा कितना है 100 भागे भी 100। तो 144 में 36 जोड़ेंगे तो हो गया आपका 180 भागे 100। 144 में 36 जोड़े तो कितना हो गया? 180 भागे 100 सॉरी 360 गुणा 100 और इसको बना लो क्या है प्रतिशत में। नीचे वाले 100 को बना लिया प्रतिशत में। आप देख सकते हैं इससे इसको काट दो 2 बार। 180 से 360 को कितने बार काटेंगे? 2 बार। 180 दूनी 360, तो आपका बचा 100 भागे 2 यानी कि 50%। यानी कि कार और घायलों को अगर मिला लिया जाए, कार और घायल पैदल वालों को घायलों को मिला लिया जाए, यदि कार और पैदल के जितने भी घायलों को मिला लें तो कितने परसेंट आएगा? 50%। लास्ट है विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल कितनी प्रतिशतता होगी? तो सबका लेना है इस बार। देखो तो साधन पूछ रहे हैं, तो पैदल कोई साधन नहीं होता है। साधन क्या होते हैं? तो पहले साधनों का केंद्रीय कोण लिख लो। साधनों का कुल केंद्रीय कोण कितना होगा? देखो कार है प्लस बस है प्लस साइकिल है प्लस मोटरसाइकिल है। देखो कार से कितना है 36, बस से 54, फिर 36 और फिर आपका है 90। तो पहले सारे संसाधनों का केंद्रीय कोण लिख लिया, अब जोड़ दो। 36 दूनी 72, 72 90 100, 162, 162 में और 54 जोड़ दो तो हो गया आपका 216। तो कार और जितने भी है संसाधन उन सबका जो केंद्रीय कोण है वो कितना है? 216 मतलब अंश हुआ। अब इसके प्रतिशत में चेंज करना है कुल कितनी प्रतिशतता। तो देखो इनका प्रतिशत जो होगा घायलों का प्रतिशत 216 बटे 360 गुणा 100 भागे 100, क्योंकि मैंने बताया था परसेंट में बदलने के लिए 100 का भाग 100 का गुणा। तो ये हो जाएगा आपका 216 गुणा 100 भागे 360। ये आ गया आपका क्या है प्रतिशत में। 1 0 से 0 काट दे, 36 छक्के 216 बचा 6 गुणा 10 प्रतिशत, तो 6 हम 60%। 36 देखो 1 0 से 0 कट गया। 36 का भाग 216 में कितने बार आएगा? 36 छक्के 216, 6 धाम 60। तो बताइए कितने प्रतिशत आ गया आपका? 60% ऐसे थे
कि विभिन्न संसाधनों से यात्रा कर रहे थे, ये घायल हो गए थे। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा सवाल, ये नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक पंचायत भवन का प्रांगण वृत्ताकार है। एक पंचायत भवन का प्रांगण वृत्ताकार दिया है। देखो एक पंचायत भवन का प्रांगण वृत्ताकार है, इसके आधे क्षेत्र में गुलाब है, 1/3 क्षेत्र में गेंदा और शेष में डहेलिया है। तो पाई ग्राफ द्वारा दिखाओ। तो आपको पता है कि आधे क्षेत्र में गुलाब है, गुलाब है। देखो इसको पाई के हिसाब से दिखाना है, मतलब पाई ग्राफ में दिखाना है। तो देखो एक पंचायत भवन का ये वृत्ताकार एक प्रांगण हो गया, वृत्ताकार मतलब गोलाकार। आधे क्षेत्र में तो गुलाब है, तो गुलाब कितने क्षेत्र में आधे, तो देखो पूरा जो वृत्त होता है वो 360 का होता है। एक वृत्त 360 का होता है, तो 2 से आप भाग दे दो तो हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा 180। आधे क्षेत्र में गुलाब है केवल, आधे क्षेत्र मतलब पूरे का आधा। तो पूरा ये है तो इसका आधा आप कर दो, ये हो गया पूरे का आधा। और पूरे का आधा कितना होगा 180। इसमें केवल गुलाब है आपका, इतने हिस्से में क्या है केवल गुलाब, पूरे का आधा, इसमें केवल गुलाब है। ठीक है, अब लिखा है आधे क्षेत्र में गुलाब है, 1/3 में गेंदा। 1/3 में क्या है गेंदा, तो पूरे का देखो गेंदा कितना होगा 1/3, पूरे का तिहाई यानी कि 3 से भाग दे दो, पूरे का तिहाई। देखो 1/3 में गेंदा है तो पूरा होता है 360 और 3 से क्या दे दो भाग, क्योंकि तिहाई है, 3 में नहीं 1/3 मतलब 3 से भाग, तो पूरा होता है 360 और 3 से भाग दिया तो हो गया 120। कितना हो गया 120। तो यहां से आप नापना तो 120 अंश यहां से ऐसे में भी ले सकते हैं आप, ये हो गया 180। इतने क्षेत्र में आपका गेंदा है। देखो आधे क्षेत्र में गुलाब है आधे क्षेत्र में गुलाब है, आधे क्षेत्र में क्या है गुलाब है, और 1/3 क्षेत्र में, 1/3 मतलब पूरे का तिहाई, तो 120 अंश का हुआ। बाकी शेष में डहेलिया है, तो देखो ये हो गया 180 और ये हो गया 120, टोटल हो गया 300। टोटल कितना हो गया 300। शेष डहेलिया कितना बचा, पूरे 360 में से 300 घटाओगे तो बचेगा 60। देखो पूरा पाई होता है, पूरा पाई वृत्त होता है कितने का 360 का। आधे क्षेत्र में गुलाब हो गया, शेष 1/3 में आपका गेंदा हो गया, बाकी कितना बचा तो इन दोनों को पहले जोड़ दो और 360 में से घटा दो, तो 180 में 120 जोड़ा तो हो गया 300। 360 में से 300 घटाया कितना बचा 60, तो केवल 60 पर आपका डहेलिया हो गया। और इस तरह से आपका एक पाई ग्राफ क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया आपका कि किसी समूह में 36 विद्यार्थी हैं, उनकी पसंद के गुलाब के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंगों को पसंद करने वाले शिक्षार्थियों में दी गई जो है सारणी की गणना करनी है। तो आपके सामने ये भी एक पाई ग्राफ दिया है, ये क्या दिया एक पाई ग्राफ। उन्होंने कहा कि 180 अंश गुलाब का है, 180 अंश जो है वो गुलाबी रंग के गुलाब को पसंद करते हैं। देखो गुलाब के बारे में दे रहे ना, तो 180 अंश वाले जो है पाई ग्राफ में 180 अंश वाले जो है वो गुलाबी गुलाब को पसंद करते हैं, और आपके 120 अंश वाले जो है 60 अंश वाले जो है वो सफेद गुलाब को पसंद करते हैं, और 120 अंश वाले पीले गुलाब को। तो आपने गुलाब देखे हैं अलग अलग किस्म के होते हैं, आपने देखा होगा लाल गुलाब होता, सफेद गुलाब होता, नारंगी गुलाब होता, पीला गुलाब होता, यहाँ तक कि बहुत कलर होते हैं गुलाब में भी। तो उन्होंने कहा एक पाई ग्राफ दिया है और ये 180 अंश वाले जो है 180 अंश वाले जो है वो गुलाबी गुलाब को पसंद करते हैं, 60 अंश वाले जो है वो सफेद गुलाब उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और 120 अंश वाले हैं उन्हें पीला गुलाब अच्छा लगता है। अब उस आधार पर आपको बतानी है कि संख्या क्या होगी, जबकि पूरी कक्षा में 36 विद्यार्थी हैं, 36 विद्यार्थी हैं, मतलब सीधा सा है 36 विद्यार्थी हैं क्लास में, वो गुलाबों को पसंद करते हैं। कंडीशन क्या होगी वो आपको बतानी है कि कितने बच्चे होंगे। तो सूत्र क्या होगा, जब भी किसी
पाई ग्राफ से छात्रों की संख्या निकालनी पड़ती है तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है, त्रिज्यखंड कोण बटे कुल वृत्तखंड कोण गुणा कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो देखो सूत्र क्या होता कि शिक्षार्थियों की संख्या निकालने के लिए पहले उसका त्रिज्यखंड कोण देखो कि त्रिज्यखंड कोण क्या है, मतलब ये वाला कोण क्या बन रहा, बटे कुल वृत्तखंड कोण आपको पता है 360 का होता है एक वृत्त, गुणा उसके कुल विद्यार्थी यानी कितने विद्यार्थी है। तो देखो सबसे पहले गुलाबी का निकाला जाएगा, तो देखो कुल आपका त्रिज्यखंड कोण है 180, त्रिज्यखंड कोण कितने का है 180, और एक पूरा वृत्त कितने का होता है 360 का। एक पूरा वृत्तखंड कितने का होता है, देखो केवल गुलाबी की बात कर रहे हैं हम, 180 बटे 360 गुणा, ये हो गया आपका गुलाबी की बात कर रहे हैं, तो गुलाबी कितना है 180, पूरा होता है 360 का, गुणा कितने विद्यार्थी 36, 36 से इसको काट दो कितने बार 10 बार, 36 से 360 को कितने बार काटा 10 बार, तो 10 का एक 0 कट गया, यानी 18 विद्यार्थी ऐसे थे, आधे विद्यार्थी 36 के आधे यानी 18 विद्यार्थी ऐसे थे जिनको गुलाबी गुलाब पसंद था। अब अगर सफेद की गणना करें तो सफेद का त्रिज्यखंड कोण 60 अंश है, सफेद का त्रिज्यखंड कोण 60 अंश है और पूरा वृत्त होता है 360 का, गुणा कुल विद्यार्थी 36। सफेद का त्रिज्यखंड कोण कितना है 60, पूरा होता है 360, और सफेद के लिए कुल विद्यार्थी कितने लेंगे 36 ही चलेंगे, 36 का भाग 360 में कितनी बार 10 बार, 36 धाम 360, 36 धाम 360, 36 दशारम 360, एक 0 से एक 0 कट गया तो बचा 6, यानी कि सफेद गुलाब पसंद करने वाले 6 बच्चे हैं, सफेद गुलाब पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं 6। अब आप पीले गुलाब के लिए, तो देखो पीले के लिए 120, पीले का जो केंद्रीय कोण कितना है 120, और कुल विद्यार्थी मतलब कुल पाई ग्राफ, सॉरी पाई ग्राफ का पूरा कोण होता है 360 का, तो 360 से भाग दे दो गुणा कुल विद्यार्थी 36। देखो तो पहले पीले गुलाब को पसंद करने वाले कितने अंश है पाई ग्राफ में 120, कुल वृत्तखंड कितने का होगा 360 का, कुल विद्यार्थी कितने 36 से इसको काट दो 10 बार और एक 0 से एक 0 काट दो, 36 से 360, 36 दशारम 360, 10 बार एक 0 कट गया तो बचा 12, यानी 12 छात्र ऐसे थे, कितने 12 जिनको कैसा गुलाब पसंद था पीला। सफेद कितने थे 6 बच्चे ऐसे थे जिनको सफेद पसंद था, गुलाबी कितनों को पसंद था 18 को। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर कहता है चौथा पूरा कंप्लीट हो गया, इसको भी नोट करें। फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां आपका है कि एक सारणी दी गई और उसमें 4 विद्यालयों की कक्षा 7 के विद्यार्थियों ने गणित की क्विज का आयोजन किया गया और उनको नंबर प्राप्त हुए। तो देखो एक क्विज हुई, मतलब एक प्रतियोगिता हुई, उसमें ए को मिले 20 प्राप्तांक, बी को मिले 25 प्राप्तांक, सी को मिले 30 प्राप्तांक और डी को मिले 15 प्राप्तांक। तो टोटल कितना हुआ, उनके सारे प्राप्तांक हो गए 20, 25, 30, 15, 20, 25, 30, 15 यानी 90 प्राप्तांक हो गए। अब इसको आधार मानकर, इसी को आधार मानकर आपको क्या बनाना है, एक पाई ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग ए के देखेंगे। अब पाई ग्राफ बनाने के लिए आपको त्रिज्यखंड कोण चाहिए पड़ते हैं, तो त्रिज्यखंड कोण जब आप निकाल लेंगे तो आप आराम से पाई ग्राफ भी बना सकते हैं। ध्यान रखना पाई ग्राफ बनाने के लिए आपको चाहिए त्रिज्यखंड कोण, जब आप वो निकाल लोगे तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, त्रिज्यखंड कोण के हिसाब से ही आप पाई ग्राफ बनाओगे। तो पहले ए का त्रिज्यखंड कोण क्या होगा, तो देखो ए के प्राप्तांक बटे कुल प्राप्तांक गुणा 360। जब ए का निकाला जाएगा तो ए के प्राप्तांक, इसी प्रकार जब बी के प्राप्तांक होंगे बटे कुल प्राप्तांक गुणा 360। तो जब बी का निकाला जाएगा तो बी के प्राप्तांक लेंगे। तो बताओ सी के लिए, सी के प्राप्तांक बटे कुल प्राप्तांक गुणा 360। लास्ट में डी के प्राप्तांक बटे कुल प्राप्तांक गुणा 360। देखो जब भी पाई ग्राफ बनाते हैं तो देखो पहले ए के थे, ए को मिले 20 नंबर, बी को मिले 15, सी को मिले 30 और डी को कितने मिले 15।
20, 25, 30, 15, इन सारी चीजों को जोड़ लो तो ये हो गए टोटल प्राप्तांक कितने हुए। अब आपको ए का त्रिज्यखंड कोण कैसे निकालना है, तो ए के जितने प्राप्तांक हैं बटे कुल कितने प्राप्तांक हुए गुणा 360। जब आपको बी का निकालना है तो बी के कितने प्राप्तांक हैं बटे कुल प्राप्तांक गुणा 360। सी का निकालना है तो सी के प्राप्तांक बटे कुल प्राप्तांक गुणा 360, और डी के निकालने हैं तो डी के प्राप्तांक बटे कुल प्राप्तांक गुणा 360। अब प्राप्तांक से ही आपका त्रिज्यखंड कोण कैसे निकलेगा, देखो ए के प्राप्तांक 20 है, ए के कितने 20 और कुल कितने हैं 90 गुणा 360। ए के प्राप्तांक 20, कुल प्राप्तांक 90 है, ये है 90 गुणा 360, क्योंकि आपको उसको पाई में चेंज करना है, मतलब कि रेडियन में लेना है, मतलब कि उसको पाई ग्राफ में लेना है। अब बी के लिए देखो बी के प्राप्तांक कितने हैं 25, बी के प्राप्तांक 25, कुल प्राप्तांक कितने हैं 90 गुणा 360। देखो ए के प्राप्तांक थे 20 बटे कुल प्राप्तांक गुणा 360, बी के हैं 25 गुणा बटे 90 360, सी के कितने हैं 30, सी के प्राप्तांक 30 बटे 90 गुणा 360, और डी के कितने हैं, डी के हैं केवल 15 बटे 90 गुणा 360। अब देखो इससे आप क्या करो, अब सॉल्यूशन कैसे होगा वो भी देखो, सॉल्यूशन कैसे होगा वो देखो। 9 चौको 36, 9 चौको 36, 9 चौको 36 और 9 चौको 36, 90 से 360 4 बार, 90 से 360 4 बार, 90 से 360 4 बार, 90 से 360। अब गुणा कर दो, देखो 20 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 चौको 80 अंश, 20 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 चौको 80 अंश, 25 का गुणा 4 में करेंगे तो 100, 25 चौको 100, 25 का गुणा 4 में करेंगे तो 100 अंश हो गया, 30 चौको 12 यानी 120 अंश, 30 का गुणा 4 में करेंगे 120 और 15 चौको 60। अब ये आपके पाई ग्राफ में कोण मिल गए, इन्हें कहते हैं त्रिज्यखंड कोण। अब इसी के आधार पे आपको क्या करना है, एक क्या बनाना है, इसी के आधार पे आपको पाई ग्राफ तैयार करना है। देखिए तो यहां कर दे रहे, इसी के आधार पे आपको पाई ग्राफ कैसे बनाना है, पहले एक वृत्त बनाओ, सर्वप्रथम आप एक वृत्त बनाए। अब आप देखिए 80, 100, 120 और 60 एबीसीडी में देना है, तो देखो पहले आप डिवाइड कर दो 180 के हिसाब से, पहले आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। पहले आपको ए को 80 देना है तो ए को आप अपने नाप के देना, ए का आपका हो गया 80, ए का कितना हो गया 80, थोड़ा सा इस तरफ ले लेंगे, ये हो गया 80 अंश, ये ए का हो गया। बी का है 100 अंश तो ये ऊपर का बचा 100, ये बी का हो गया। देखो ए को कितना देना था 80 और बी को कितना दे दिया 100, सी को दे रहा है 120 तो सी का थोड़ा ज्यादा होगा, सी को दे दिया 120 और डी को देना है 60। देखो ए को मिले 80 अंश, बी को मिले पाई ग्राफ में 100 अंश, सी को मिले 120 अंश और डी को मिले 60 अंश। तो ये उनके नंबर के हिसाब से उनको क्या किया, पाई ग्राफ में अंश में बांट दिया। तो इस तरह से आप वृत्त का क्या बना लोगे, पाई ग्राफ। तो ये भी बनाना है आपको ये सब करने के बाद, ठीक है, तो ये कर लो। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 3A का, तो इसके बाद आपकी 3A कंप्लीट हो गई, ठीक है। लिखा है टेलीविजन के ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नलिखित है। तो देखो टेलीविजन मतलब टीवी को खरीदने के लिए कुछ लोग आए, अब किस क्वालिटी के थे, तो कुछ देखो ब्रांड ए को खरीदा A1 क्लास के, कुछ B1 क्लास के यानी B ब्रांड को खरीदा, कुछ C ब्रांड को, कुछ D को, कुछ E को। तो देखो ए को खरीदने वाले 40 आए थे, ए को कितने लोगों ने खरीदा 40 लोगों ने, बी को 20 लोगों ने खरीदा, ब्रांड बी को 20 लोगों ने खरीदा, टीवी के ब्रांड सी को 15 लोगों ने खरीदा, टीवी के ब्रांड सी वाली क्वालिटी को 15 लोगों ने लिया, डी को भी 15 और ई को भी 10 लोगों ने। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबको जोड़ दो, तो कुल कितनी संख्या हो गई, कुल कितने टेलीविजन बिके, यानी कुल कितने टेलीविजन बिके। तो देखो ए के 40 बिके, बी के 20 बिके, सी के 15 बिके, डी के 15 बिके, ई के 10 बिके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे ब्रांड को जोड़ दो। तो 40, 20, 15, 15, 10 तो हो गए कितने 100, 40 और 20 60 और 15 75 और 15 90 और 10 100। तो आपके टीवी के कुल कितने, पांचों ब्रांड 100 संख्या बिकी। अब आपको इनको त्रिज्यखंड में बदलना है, फिर उसको पाई ग्राफ में चेंज करना है।
ब्रांड ए का केंद्रीय कोण निकाला जाएगा, बी का, सी का, डी का और ई का केंद्रीय कोण निकाला जाएगा। अब निकालेंगे कैसे, तो पहले ए की संख्या बटे कुल संख्या गुणा 360। तो देखो ए की संख्या कितनी है 40, ए के कितने ब्रांड बिके 40 संख्या वाले, यानी ब्रांड ए के 40 क्वालिटी के टीवी बिके, कुल कितने हैं बटे 100 गुणा कितना 360। देखो ए की कुल संख्या 40 है और टोटल संख्या उस दिन कितने बिके सारी क्वालिटी के 100 गुणा 360, क्योंकि तृतीय खंड में बदलने के लिए 360 का गुणा करना पड़ता है। अब एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो क्या हो गया कट गया, एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया, देखो एक जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो से ये। अब बताओ 36 का गुणा 4 में करो तो 36 चौको 144, 36 का गुणा 4 में 36 चौको 144, तो ए के जो केंद्रीय कोण निकला वो निकला 144 अंश। इसी प्रकार बी का, तो पहले बी की संख्या बटे कुल संख्या गुणा 360, तो बी की संख्या कितनी थी 20, बी की कुल संख्या जो थी वो 20 थी बटे कुल संख्या वो आपकी कितनी थी 100 गुणा 360 गुणा 360। देखो बी की संख्या, बी के कितने ब्रांड बिके थे 20 बटे कुल ब्रांड कितने बिके थे 100, मतलब सारी संख्या की था गुणा 360। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो और कट गया, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, तो 36 दूनी 72, 36 का गुणा 2 में करो तो 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, तो मतलब बी के 72 ब्रांड बिके। अब सी की गणना करें तो देखो सी की संख्या है 15, सी की संख्या कितनी है 15 बटे कुल संख्या है 100, बटे कुल संख्या कितनी है 100 गुणा 360। देखो सीधा सीधा सा है, सी की संख्या उस दिन बिकी थी 15 ब्रांड वाली, सी की ब्रांड की जो 15 थी, कुल ब्रांड कितने बिके थे सारी संख्या के तो 100 बिके थे गुणा 360। एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, अब 5 से काट दे रहे, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 से 15 3 बार, 5 से 10 2 बार, 2 से 36 18 बार, 2 से 36 18 बार, 18 का गुणा 3 में कर दो, 18 का 3 18 थी 54। देखो 15 और ये 100 गुणा 360, एक जीरो से जीरो कट गया, 5 थी 15, 5 दूनी 10, 2 से 36 18 बार, 18 थी 54। अब देखो जितने सी हैं उतने ही डी हैं, सी और डी की संख्या बराबर है, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 54 अंश। जितने आपके सी थे उतने ही आपके डी के, तो दोनों एक ही क्वालिटी के थे, मतलब एक ही 15 15 बिके थे, तो ये भी 54 है, तो ये भी 54। और लास्ट बचा ई, तो ई की संख्या कितनी थी 10 बटे कुल संख्या थी 100 गुणा 360, ई की संख्या थी 10 कुल संख्या थी 100 गुणा 360, एक जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो से जीरो कट गया। देखो ई की संख्या कितनी थी 10, ई की 10 बटे 100 गुणा 360, एक जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो से जीरो बचा केवल 36। अब देखो सारे अंश निकल रहा है, सारे अंश क्या हो गए निकल आए, इन सबको आधार मानकर आपको यहां पर एक पाई ग्राफ निरूपित करना है, इन सबको आधार मानकर आपको क्या बनाना है एक पाई ग्राफ। तो सबसे पहले आप इसका हाफ कर दो, मैंने बताया था कि जब भी ऐसा कुछ हो तो पहले आधा कर दें। ए को दिया 144 अंश, ए को कितना दिया 144 अंश, तो मान लीजिए आप नाप के ले लेना 144 अंश ये हो गया, ए को दिया 144 अंश, ठीक है। बी को दिया 72 अंश, बी को कितना दिया 72, तो ऐसे में ले लें बी को 72 अंश, सी को दिया 54, सी को दिया 54 और डी को दिया 54 और ई को दिया 36 अंश। इसको बड़ा करेंगे, इसको भी थोड़ा बड़ा और ये थोड़ा छोटा। देखो ए को कितने मिला त्रिज्यखंड में, सबसे ज्यादा स्थान किसको मिला ए को, तो उससे कम बी को, फिर सी को 54 और डी को बराबर मिला, सी और डी के थोड़े थोड़े बराबर रहेंगे, ठीक है। और ई को मिला सबसे कम 36। तो इस तरह से आपकी पूरी एक्सरसाइज क्या हो गई कंप्लीट हो गई। अब आप लगाएंगे, ठीक है, और बताएंगे कितने आपने लगाए हैं, वो पूरी कॉपी पे करने हैं।